2024 के लोकसभा चुनाव में इस बार राष्ट्रीय मुद्दे गौड़ हो गए हैं और फतेहपुर में जातीय समीकरण बढ़ गए हैं। उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है वो जमीन पर आरक्षण और संविधान को लेकर आ गया है। जातियां अपनी जगह हैं, जाति का प्रत्याशी जहां है वहां जातियों का प्रत्याशी चुनाव में वोट कर रहा है। फतेहपुर और कौसाम्बी को मैंने बड़े निकट से देखा है। खुद व्यक्तिगत तौर पर ज़्यादातर बेदम नजर आ रहे हैं। वह मोदी, योगी और राम मंदिर के नाम पर चुनाव जीतने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल इस समय संविधान पूरी तरह खतरे में है। जिस प्रकार सरकार संविधान में बार बार परिवर्तन कर रही है और जो जनता है, खासकर जो जीवी समाज है, उसके जीतेगा कौन, निरंजन ज्योति या नरेश उत्तम? इसीलिए तो मैं बता रहा हूँ, संविधान जीतने जा रहा है, मतलब नरेश उत्तम जी जीतने जा रहे हैं और संविधान के साथ है। देश के दूसरे हिस्सों की तरह उत्तर प्रदेश की फतेहपुर सीट पर भी वोटिंग हो चुकी है। अब नतीजों का इंतजार है। फतेहपुर सीट की अगर हम बात करें तो यहाँ केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति की साख दांव पर है। उन्हें समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल से कड़ी चुनौती मिल रही है, लेकिन नतीजे क्या आएंगे? हालांकि औपचारिक ऐलान तो 4 जून को होगा, लेकिन हमारे साथ इस वक्त वरिष्ठ पत्रकारों और राजनीतिक विश्लेषकों का एक पैनल मौजूद है। उनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हनुमंत सिंह जी हैं, ब्रिजेंद्र प्रताप सिंह जी हैं, रणविजय सिंह हैं, विनोद पांडे जी हैं, इसके साथ साथ खरे साहब हैं, विकास श्रीवास्तव जी हैं, राजीव मिश्रा जी हैं, प्रियम जी हैं। सबसे पहले हनुमंत जी आपके पास आएंगे। आप तो फतेहपुर के रहने वाले भी हैं, लंबे अरसे तक आपने वहां पर पत्रकारिता करती है चुकी है, चुनाव को नजदीक से देखा है। आपका क्या आकलन है कि फतेहपुर में क्या नतीजे आने जा रहे हैं? 2024 के लोकसभा चुनाव में इस बार राष्ट्रीय मुद्दे गौड़ हो गए हैं और फतेहपुर में जातीय समीकरण बढ़ गए हैं। वहाँ पर जहाँ पर कुर्मी कैंडिडेट सपा ने दिया है और सपा और कांग्रेस का जो अलायंस है उससे सपा को बड़ी बढ़त मिली है। माइनॉरिटी का वोट एक पक्षी जा रहा है और 1% भी नहीं कट रहा है। जहां वहां पर इस बार हैट्रिक लगाना साध्वी निरंजन ज्योति के लिए मुश्किल पड़ रही है, वहीं नरेश उत्तम के विजय के अभी से लोग कयास लगाने लगे हैं। तो आपका अपना अनुभव क्या कहता है कि वहां जीत किसकी हो सकती है? जीत इस बार सपा के नरेश उत्तम की संभावित है। अच्छा, ब्रिजेंद्र प्रताप सिंह जी हैं, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, लंबे अरसे तक कानपुर से लेकर प्रयागराज तक इन्होंने पत्रकारिता की है। आपका अपना आकलन क्या है? मोइन जी, इस बार उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है वो जमीन पर आरक्षण और संविधान को लेकर आ गया है। जातियां अपनी जगह हैं, जाति का प्रत्याशी जहां है वहां जातियों का प्रत्याशी चुनाव में वोट कर रहा है। फतेहपुर और कौसाम्बी को मैंने बड़े निकट से देखा है। यहाँ छत्री और छत्रपति जिसे पटेल या कुर्मी कहते हैं, छत्री और छत्रपति पूरे उत्तर प्रदेश सरकार से या भाजपा के नेतृत्व से या जिससे भी है, नाराजगी उनकी है और उनका वोट भारी मात्रा में समाजवादी पार्टी या इंडी अलायंस की तरफ शिफ्ट हुआ है। और कौसाम्बी और फतेहपुर, अभी सिर्फ फतेहपुर की बात कर रहे हैं। फतेहपुर में साध्वी निरंजन ज्योति जो मंत्री हैं, खुद उन्होंने कह दिया है कि मुझे चक्रव्यूह में अभिमन्यु की तरह फंसा लिया। जब प्रत्याशी खुद हताश हो जाए, केंद्रीय मंत्री हताश हो जाए और वो कहने लगे कि चुनाव में गड़बड़ियां हैं, तो आप समझिए कि जनता किधर जा रही है और नरेश उत्तम पटेल की लॉटरी लग सकती है। मतलब लग सकती है, मुकाबला नजदीकी है या वो भारी पड़ते नजर आ रहे हैं? नरेश उत्तम भारी हर जगह भारी पड़े हैं और साध्वी निरंजन ज्योति रोई हैं, आंसू के वीडियो जारी हैं। अब इससे ज़्यादा हार का अभी से कह देना ठीक नहीं ना, हम भविष्यवक्ता नहीं है, लेकिन जो पूरी की पूरी जनता है मेजॉरिटी के साथ नरेश उत्तम पटेल यानी समाजवादी पार्टी वहां जीतती मतलब अनुभव के आधार पर आपने आकलन किया है। रणविजय सिंह जी हैं, रणविजय सिंह जी आप बताइए कि क्या आपका आकलन है फतेहपुर सीट को लेकर, वहां क्या कुछ नतीजे आ सकते हैं? मोइन भाई, एक तो इस चुनाव में यह देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी खुद व्यक्तिगत तौर पर ज़्यादातर बेदम नज़र आ रहे हैं। वह मोदी, योगी और राम मंदिर के नाम पर चुनाव जीतने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी इच्छा है, इच्छा सबकी होती है, लेकिन वो इस बात को पूरा मान कर बैठे हैं कि जनता मुझे मोदी के नाम पर, योगी के नाम पर, राम मंदिर के नाम पर जिता देगी। मैं क्षेत्र में गई हूँ कि नहीं गई हूँ, इससे उनको कोई सरोकार नहीं। और इसीलिए फतेहपुर में क्या होने जा रहा है? मैं फतेहपुर की ही बात कर रहा हूँ। प्रत्याशी को अपने से ज़्यादा, अपने कामों से ज़्यादा मोदी पर, मंदिर पर, योगी पर
भरोसा है कि उनके नाम पर हम जीत जाएंगे। बाकी प्रत्याशी के तौर पर जो हेमंत भाई ने, ब्रजेंद्र भाई ने कहा कि जो जातीय मुद्दे हैं वह सब जगह रहते हैं, फतेहपुर में भी है। 4 जून को परिणाम आएगा, तब सब कुछ साफ हो जाएगा कौन जीते। आपका आकलन क्या कहता है, आपका अनुभव क्या कह रहा है फतेहपुर को लेकर? भाजपा कमजोर नहीं है। मोदी, योगी और राम मंदिर का जो मुद्दा है यह दिख तो नहीं रहा है, लेकिन अपना असर भरपूर दिखाया है। लेकिन और 14 और परिणाम 19 भी- जैसा परिणाम- माहौल नहीं है। 19 जैसा माहौल तो खैर नहीं है। चलिए, आपने कहा। पांडे जी, आप बताइए, एक तरफ साध्वी निरंजन ज्योति, दूसरी तरफ नरेश उत्तम पटेल, किसका पलड़ा भारी? देखिए, फतेहपुर में जो मतदान का प्रतिशत बढ़ा है, तो ये निश्चित तौर पर जो मतदाता हैं उनमें जागरूकता दिखा रहा है और सरकार के प्रति आक्रोश नहीं उछ रहा है, इसलिए मतदान बढ़ा है और निश्चय ही कहीं न कहीं बीजेपी को इसमें सफलता मिलेगी। चलिए, 2 लोगों ने अभी तक ये कहा कि समाजवादी पार्टी जीतेगी, 2 लोग बता रहे हैं बीजेपी जीतेगी। राजीव भाई, आप बताइए, क्या आकलन है आपका? निश्चित रूप से देखिए, चुनाव जो है जाति का अब वो समय चला गया कि जातिगत चुनाव होते थे। अब जो चुनाव होते हैं वो विकास पर होते हैं और कहीं ना कहीं पर मोदी और योगी का जादू पब्लिक पर चलता हुआ दिख रहा है। इस बार भी चल रहा है या कि दबा है जाति के चक्कर में? निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन का जो एक मुद्दा है, लेकिन फिर भी मोदी और योगी का जादू चल रहा है। अच्छा, ठीक है। देखिए, हमारे साथ विकास जी हैं। विकास जी, आगे आ जाइए जल्दी से। आपको क्या लगता है फतेहपुर में क्या होगा? फतेहपुर का तो ज़्यादा क्लियर नहीं बता सकते, वैसे भी बीजेपी की तरफ सपोर्टर है सब। अच्छा, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छा नहीं है। आप बताइए, आपका क्या आकलन है फतेहपुर को लेकर? देखिए, ऐसा है, 16-17 अप्रैल को जो सर्वे हुआ था, एक महीने अभी वोट जो पड़े हैं, वोट पड़ने के बाद उसी के लिए बोल रहा हूँ, उसी में बोल रहा हूँ। उस टाइम पे 350 सीट बीजेपी को दी जा रही थी। 1 महीने में ऐसा कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है मेरे हिसाब से, और योगी और विकास और स्थायी सरकार के रूप में बीजेपी जीतेगी। चलिए, जो है वो अच्छा, सुनील जी आए हैं, नए ज्वाइनिंग की है, जो है अभी ज्वाइन की। सुनील जी, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, बताइए फतेहपुर में क्या नतीजे आने जा रहे हैं? वोटिंग हो चुकी है, अब बताइए, अब वहाँ कुछ बदलना नहीं है? नहीं, कुछ नहीं बदलना है, जो पहले था वही होगा। उसमें होना ये है कि संविधान मनुवाद पर हावी होने जा रहा है वहाँ पर, और संविधान की विजय होगी। संविधान की विजय होगी मतलब क्या है? बिल्कुल इस समय संविधान पूरी तरह खतरे में है। जिस प्रकार सरकार संविधान में बार बार परिवर्तन कर रही है, और जो जनता है, खासकर जो जीवी समाज है, उसके अधिकारों। जीतेगा कौन, निरंजन ज्योति या नरेश उत्तम? इसीलिए तो मैं बता रहा हूँ, संविधान जीतने जा रहा है, मतलब नरेश उत्तम जी जीतने जा रहे हैं, और संविधान के साथ है। नरेश उत्तम जी जीतने जा रहे हैं। आप अपनी बात पे रिजिट हैं कि नरेश उत्तम जीतने जा रहे हैं? नरेश उत्तम के जीतने के कई कारण हैं। एक तो विकास वहाँ हुआ नहीं है, दूसरा राष्ट्रीय मुद्दे हट करके आरक्षण सब पर भारी पड़ गया है। और आरक्षण को देख करके मैंने जितने लोगों से बात किया हाँ मतदाताओं से, वो सिर्फ आरक्षण, खासतौर से युवा मतदाता अपनी नौकरी और आरक्षण को लेकर बहुत चिंतित। आप बताइए कि क्या एंटी इनकम्बेंसी भारी पड़ रही है निरंजन ज्योति पर? जातियों की नाराजगी, भारतीय जनता पार्टी का मैनेजमेंट पश्चिमी उत्तर प्रदेश से रूपाला की गाली के बाद अनुप्रिया पटेल की कुंडा में राजा रघुराज प्रताप सिंह को गाली तक, जातियों का खेल है। जातियां छत्री और छत्रपति इनके हाथ से खिसक गए। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि फतेहपुर सीट की अगर बात करें तो जो राजनीतिक विश्लेषक हैं उनकी अलग अलग राय है, सभी एक राय नहीं है, लेकिन हर कोई ये मान रहा है कि 2014 और 2019 जैसी लहर नहीं है। माहौल जो है वो साध्वी निरंजन ज्योति के पक्ष में नहीं है। ऐसे में नरेश उत्तम पटेल, जो कि समाजवादी पार्टी के नेता हैं, प्रत्याशी हैं, वो वहां से जीत दर्ज कर सकते हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।